नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बैठा हुआ हूं, तो जाहिर है कि चुनाव छत्तीसगढ़ के दूर हैं, अभी खड़े होने का मौका नहीं है। कोई न कोई मेहमान साथ में होंगे। आप जानते हैं मैं अकेले तो बैठने में यकीन करता नहीं हूँ। इतनी गर्मी है बाहर, मैं बता नहीं सकता। मैं नीचे के कमरे से ऊपर के कमरे तक सीढ़ी से चढ़ के आता हूँ तो रास्ते में 10, 12, 15 सेकंड का जो सीढ़ी का सफ़र है वो झुलसा देता है। उसमें जो हवा आती है इधर उधर से, इतनी गर्मी है। मैं इसी मौसम के बारे में, गर्मी के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज यहाँ बैठा हूँ। और हमारे साथ में हैं नितिन सिंघवी जी। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं, लगातार काम करते हैं पर्यावरण के मुद्दों पर। इनकी दूसरी दो पहचान और है। एक ये है कि ये सूचना के अधिकार के छत्तीसगढ़ के एक खासे बड़े जानकार माने जाते हैं। मैं सुपरलेटिव में भरोसा नहीं रखता कि सबसे बड़ा जानकार कहूँ, उसमें डिस्प्यूट की गुंजाइश रहती है, लेकिन बहुत बड़े जानकार हैं। सूचना के अधिकार के एक किताब लिख चुके हैं सूचना के अधिकार पर। मैं देख रहा था हमारे स्टूडियो लाइब्रेरी में, वो किताब अभी दिख नहीं रही है। और तीसरी पहचान इनकी ये है पर्यावरण के अलावा कि ये वन्य प्राणियों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरे में लेते ही रहते हैं। वन्य प्राणियों के लिए भारत सरकार की जितनी संस्थाएं हैं, उनके नियम कायदे पढ़ के, उनसे सूचना के अधिकार में जानकारी मांगकर, चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगकर, राज्य सरकार से जानकारी मांगकर ये लोगों का जीना हराम किए ही रहते हैं। खासकर वन विभाग का। वन विभाग के कई अधिकारी मुझसे संपर्क करते हैं कि वो नितिन सिंघवी जी आपके पहचान के हैं, आपके स्टूडियो में आते हैं, आपसे दोस्ताना लहजे में बात करते हैं, थोड़ा उनको बोल दीजिए हमारे ऊपर मेहरबानी करें। तो मैं उनको कहता हूँ वो मेरे ऊपर भी मेहरबानी नहीं करते। इंसानों पे मेहरबानी का उनका मिजाज है नहीं, वो केवल जानवरों पे मेहरबानी करते हैं। आप अपनी नस्ल बदलने को तैयार हों तो मैं बोल सकता हूँ। फिर वो वन्य प्राणी अधिकारी जो हैं फिर दोबारा मेरे पास नहीं आते, वरना वो लगातार फिक्रमंद रहते हैं। नितिन सिंघवी जी जितनी चिट्ठी पत्री करते हैं और जितने पुख्ता हैं चिट्ठियों के मामले में। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, नितिन सिंघवी जी के साथ मैं बैठा हूँ यहाँ पर। जलवायु परिवर्तन के एक व्यापक मुद्दे से लेकर छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, इस मौसम की, गर्मी की, कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं और क्या किया जाना चाहिए, खुला विषय लेकर बैठे हैं। कोई मन में ये नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि किसको घेरना है, किसको पीटना है, ऐसा कुछ नहीं है। नितिन भाई, आपको नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा लंबी लंबी चिट्ठी लिखते हो आप चीफ सेक्रेटरी को? करीब आधा पौन घंटा पढ़ने में और आधा पौन घंटा समझने में उनको लगेगा। तो क्यों ऐसा करते हो आप? यानी अफसरों के पास सुनता हूँ समय की कमी रहती है, फिर आप इतने मुद्दे उठाते हो। देखिएगा, अभी जहाँ तक के मैं जो मुद्दे उठाता हूँ उसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है मुद्दा, क्या है समस्या, उससे क्या पैदा हो रही है, और मेरे को उसका सॉल्यूशन और सजेशन देना पड़ेगा। और जहाँ दो सॉल्यूशन सजेशन नहीं है तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। हाँ। तो वैसे ये लास्ट वाला जो है, इस पे हिंदुस्तानियों का भरोसा सबसे ज़्यादा है, नहीं? हाँ, इस पे अब जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, प्रेयर है, इस पे तो बड़ा एपिसोड अब हुआ है। और ये सबसे आसान भी है प्रार्थना करना। अभी तो ये मेरे बारे में बोला जाता है कि खाली ये समस्या खड़ा करते हैं, तो मुझे चुनौती देनी पड़ेगी कि आप मेरी भी एक भी चिट्ठी बता दीजिए जिसमें समाधान सॉल्यूशन। और जहां मेरे को नहीं दिख रहा है तो मैं प्रार्थना करूंगा। जहां कुछ चीज मुझे दिख रहा है कि भाई इस मामले की जांच करा लीजिए। आप भी कीर्तन आयोजित करो, मैं भी आ जाऊंगा ऐसा। हाँ, तो अभी ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन को लेके, पर्यावरण को लेके आपने जो नई चिट्ठी लिखी है? जी हाँ। और ये सीरीज ऑफ लेटर्स में सबसे ताजा है ये। तो क्या मुद्दा क्या है जो आप सरकार को इतना लिख रहे हो? देखिएगा, मेरा अनुभव यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये क्लाइमेट साइंस को नहीं समझ रही है, क्लाइमेट चेंज को नहीं समझ रही है। 100% नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ तो लगभग सभी। ऑन दी कॉन्ट्ररी, मैंने बहुत सारे लोगों को डिनायर पाया, क्योंकि जब मैं डिस्कस करता हूँ तो वो मेरे को उल्टा ज्ञान देते हैं कि आप ये पढ़िए, जबकि मैं उनको बोलता हूँ कि आप साइंटिस्ट को पढ़िए, आप आईपीसीसी को पढ़ लीजिए।
तो मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं, अब जो चिट्ठी की बात कर रहे हैं वो मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय को किया, और वो उन्होंने कुछ चिट्ठियों को, मेरी बड़ी चिट्ठियों को 4-5 पेज की पढ़ करके बड़े अच्छे उन्होंने निर्देश दिए अच्छा। हैं, और टीएल में भी रखा हुआ है उन मुद्दों को। तो मैं आज एक नागरिक के रूप में, हम अकेले तो कंट्रीब्यूट करना ही है हमको क्लाइमेट चेंज के लिए जी। पर मास में मेरे को लगा कि जब तक के हमारे अधिकारी नहीं समझेंगे, और मुझे माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय पे बहुत विश्वास है कि वो ज़रूर पढ़े होंगे। हालांकि मुझे बताया गया कि कुछ बहुत अच्छा फेट नहीं रहा मेरी चिट्ठी का। तो मैंने उनको समस्या बताई कि अभी तो ट्रम्प के चलते पूरे दुनिया का ही फेट ठीक नहीं है। अपन आप बात यह है कि अभी जो साइंटिस्ट हैं, आज से नहीं बहुत साल पहले से बोल रहे हैं कि आज भी हम इमिशन अगर पूरा बंद कर दें तो ये टेम्परेचर बढ़ना रुकेगा नहीं। 2 बेसिक रीजंस हैं कि जो हीट हमने आज तक के छोड़ी है उसका 90% हमारे ओशियंस एब्जॉर्ब कर रखे हैं। वो ऐसा नहीं है कि भैया अब इन लोगों ने छोड़ दिया है, माफ़ कर देते हैं, अब हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो छोड़ेंगे और उनको बरसों हजारों साल लग जाएगा। ये वैसा ही है जैसा कंक्रीट की बिल्डिंग, कंक्रीट की सड़क, ये दिन भर जो एब्जॉर्ब करके रखते हैं वो रात भर उसको रिलीज करते हैं। तो रातें जो गर्म रहती है उसकी जो वजह है वही धरती के गर्म रहने की, वो समुंदर ने रोक रखा है। आप हीट आइलैंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और दूसरा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये लॉन्ग लिव्ड रहता है, ये अभी सैकड़ों हजारों साल तक रहेगा। तो आज मैं अगर आप ये सब लाइट वाइट सब एसी वगैरह बंद कर दें, गाड़ी घोड़ा सब बंद कर दें, तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं। बहुत ही, मैं को कड़े शब्दों में बोलना है नहीं, कि मैं इसको 1 मिनट के लिए समझना चाहता हूं कि अगर इमिशन कम हो जाए, कार्बन पैदा होना कम हो जाए, प्रदूषण कम हो जाए, तो भी जो गर्मी है, टेम्परेचर जो है ये अभी फिलहाल बढ़ते चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सालों के लिए, कुछ साल के लिए नहीं। अभी देखिए, अभी ये साइंस जो है ना, मैं तो इतने सालों में ये पाया हूँ कि साइंटिस्ट बोलते हैं ये 5 साल में होगा, ये 10 साल में होगा। हाँ। और हमको पता लगता है कि वो दूसरे साल में हो गया। ये पूरा सिर्फ एक है कि हमारा जो अर्थ सिस्टम साइंस है, हाँ, वो अनचेंज्ड है। हाँ। बाकी साइंसिस के अलग अलग प्रिडिक्शन है, हाँ, कि हम 2 डिग्री पहुंच जाएंगे। उनके मॉडल बहुत सारे फेल हो जाते हैं, नया आ जाता है, हो जाता है। हाँ, कोई पास होते हुए नहीं दिखता मेरे को। तो सभी दिखता है कि वो उनका 10 साल था तो वो दूसरे साल हो गया, गड़बड़ा जाता है, पूरा गड़बड़ा जाता है। तो ये जैसे 1.5 डिग्री की जो सीलिंग बनाना चाहते थे ये, जी हाँ, ये भी मैंने कल परसों ही कहीं पर सुना है किसी पॉडकास्ट में कि ये 10 साल पहले ये आ जा रहा है। ये हमको 2050 पे 1.5 डिग्री हम डिसाइड कर रहे थे, उससे 10 साल तो पहले ये 2026 से 30 के बीच में आएगा। और आप ये देखेंगे 2027 में आ जाएगा ये, ऐसा। हाँ, और ये पेरिस एग्रीमेंट पे है। मैं अब चूंकि बात निकली है तो मैं पेरिस एग्रीमेंट पे आपको एक चीज बताऊं। 2015 में हमने डिसाइड किया कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पे इसको रोकेंगे। तो हमने उस वक्त में 2015 में हमारे कर्ता धर्ता नेताओं ने ये क्यों नहीं कहा कि इसको हम वापस नीचे लेकर के आएंगे। हाँ। ये मेरे को मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती दिखती है कि हम जब पेरिस के समय में 0.7 0.8 पे थे तब हम डिसाइड किए कि हम 1.5 पे जाके रुक जाएंगे। आप तो उल्टा काम कर दिए। आपको उस वक्त में डिसाइड करना था कि भाई हम वापस लेकर के आएंगे। तो 1.5 का थ्रेशोल्ड नहीं, लेकिन नितिन भाई सवाल ये है, आप जो बोल रहे हैं क्या वो रियलिस्टिक है? क्योंकि अभी तो बढ़ना जो है 1.5 डिग्री पे हम रोक देंगे अगले इतने साल में, वही नहीं हो पा रहा है। तो वापस आना तो अभी बहुत दूर की बात तो है। साहब हमारे को उस वक्त सोचना था ना कि हम कहाँ ले जाएंगे। 1.5 डिग्री इज नॉट एट ऑल सेफ। 1.5 डिग्री के बाद में सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट पे क्या असर पड़ने वाला है ये हमको नहीं मालूम। अभी इसको थोड़ा सा अपन जमीन पे देखें जो हमारे लोगों को बहुत समझ में आए। हम छत्तीसगढ़ को ही एक सैंपल मान लेते हैं। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, तो मैं 2 चीज़ें आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजहें रही हैं
ग्लोबल भी और छत्तीसगढ़ स्तर की भी, कि जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहला। दूसरा ये कि क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए ताकि लोग रह सकें। देखिएगा कि पूरे विश्व की जो 800 करोड़ की आबादी है, उन सब का कंट्रीब्यूशन है, बराबर का कंट्रीब्यूशन है। अफ्रीकन्स का कम होगा। इंडिया का पर कैपिटल लिया जाए तो बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। अमेरिकन के मुकाबले, यूरोपियंस के मुकाबले हमारा प्रदूषण कम है, खपत कम है। हमारा छत्तीसगढ़ का निकालेंगे तो शायद और भी कम आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन, चूंकि हम एग्रीकल्चर में पैडी बेस्ड हैं, तो हमारा मीथेन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि पैडी फील्ड से मीथेन निकलता है। बिल्कुल। अब क्या किया जा सकता है, ये एक बात है। मैं अभी भी ये बोलता हूँ, नहीं, अभी अपन किन वजहों से ये गर्मी यहाँ बढ़ी है, मौसम बढ़ा है। पैडी फील्ड आपने एक कहा कि धान के खेतों से मीथेन उठती है, ये एक हुआ। लेकिन मुझको जो ध्यान पड़ता है, हिंदुस्तान की सारी फसलों में धान सबसे ज़्यादा पानी मांगता है, और छत्तीसगढ़ में अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको निकाल के धान के खेतों को लोग भर रहे हैं। धान के अलावा दूसरी किसी फसल पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी खरीद सबसे संगठित धान की है। तो ये एक ऐसे साइकिल में फंस गया है छत्तीसगढ़, जो मुझको लगता है, आप बतलाइएगा। मैं तो एक एग्रो इकोनॉमी के हिसाब से कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जिसमें किसान के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद धान उगाना है, और धान जो है वो सबसे ज़्यादा पानी मांगता है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो निकाल के किसान धान के खेत को तालाब बना देते हैं, पानी ज़मीन में नीचे चले जा रहा है। अब यहाँ पर अगर सरकार कहे कि आप दूसरी फसल उगाओ तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि दूसरी फसल का रेडीमेड बाजार नहीं है। तो ये पर्यावरण के हिसाब से क्या लगता है आपको? ये देखिएगा, अभी हमारे पास में धान के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि धान ही एक ऐसी फसल रहेगी जो क्लाइमेट चेंज में बहुत गर्मी सह करके भी सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि वो जिद्दी क्रॉप है। आप देखेंगे 15-20 दिन पानी नहीं गिरेगा, और पानी गिर जाएगा तब भी वो रिकवर कर लेती है। बाकी छोटी फसल, बाकी दूसरी फसलों में ये नहीं होगा। तो मैं कोई नॉलेज नहीं रखता एग्रो की, पर मैं ये समझता हूँ कि धान एक इसके क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ये रहेगा। हाँ, यानी मजबूरी का नाम धान जैसी नौबत मेरे को ऐसा लगता है, पर एक्सपर्ट्स ही ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। लेमैन के रूप में मैं इतना ही बता सकता हूँ। दूसरा, जंगलों की कटाई बहुत हो गई है छत्तीसगढ़ में। अभी तो सरकार कहती है कि फॉरेस्ट कवरेज बढ़ रहा है देश का। ये फॉरेस्ट कवरेज कैसे बढ़ रहा है कि मेरा खेत भी शायद जो है 500-700 पेड़ जहाँ लगे हुए हैं, वो फॉरेस्ट कवरेज गिन लिया जाता है, में आ जाएगा। 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर का अगर पेड़ है, हाँ, 1 हेक्टर या कैनोपी का कुछ उन्होंने डिसाइड किया है कि इतनी कैनोपी रहनी चाहिए हेक्टर वाइज। तो वो सैटेलाइट ले लेती है। सैटेलाइट इतनी एडवांस हो गई है, और फार्मूला बदल आप काम टेबल पे है, तो आपने बदला सैटेलाइट ने सब। पहले तो सैटेलाइट इतने छोटे छोटे, ये गवर्नमेंट ने डेफिनेशन बदली है मेरी समझ से। तो जो है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इन लोगों ने डेफिनेशन इसकी बदली है। ये अटल जी के समय में 2003 के पहले इसकी डेफिनेशन को बदल दिया गया था। कांग्रेस ने भी उसी डेफिनेशन को जारी रखा, मोदी सरकार ने भी उसी डेफिनेशन को जारी रखा, क्योंकि सरकारों को ये चीज़ बड़ी सहूलियत की लग रही है कि एक ऐसा फार्मूला निकाल दिया जाए जिससे मौजूदा जंगल जो है वो जंगल में मंगल दिखे। तो सब सरकारें उसके ऊपर एक मत है, कोई पार्टी को इससे परहेज नहीं है। हाँ, परहेज नहीं है। और उसके बाद में आप जंगल जो है, आप वास्तव में जंगल हम देख रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं। आप बड़े बड़े जंगलों में चले जाइए, अंदर खाली पड़े हुए हैं, सड़क के किनारे हमको बड़ा दिखते हैं। आपको हर न्यूज़ में जहाँ पर भी सरकार की तरफ से जारी रहेगी, एक कॉलम बताया जाता है कितने पेड़ हमने प्लांटेशन किया फलानी स्कीम में। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि एक कॉलम और बता दो, कितने पेड़ काटे, कौन से जंगल में 2 साल में कितने पेड़ की आपने अनुमति दी। हमको पता ही नहीं रहता, हर रोज इतनी अनुमतियाँ रहती हैं। एक दूसरा तजुर्बा आम लोगों का यह है कि पेड़ कटते तो जमीन पर हैं, उगते केवल फाइलों पर हैं। अगर हम उगा भी लेंगे तो इनके 80% तो ये जिंदा नहीं रहते। और एक बड़ा फुलिश प्रपोजिशन है ये, कि मैं आज पेड़ काट दूं 80-100 साल पुराने, नया लगाऊं, और बरसों तक के
उगने का इंतजार करो। हाँ। जलवायु परिवर्तन पे बात कर रहे हैं, एक पेड़ 20-30 साल का होगा तो वो कुछ ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख पाएगा। हाँ। वो बड़ा होगा तब वो करेगा। हाँ। तो मैंने तो एक बड़े पेड़ को काट दिया। हाँ बिल्कुल, वो सोख रखा हुआ है। बिल्कुल। और मैं आज फिर उस पर कर लिया हूँ। हाँ। और पूरी जनता को मैं बता रहा हूँ कि साहब मैं तो एक पेड़ काटा तो 10 लगा बिल्कुल। दिया। तो दिस इज अ फुलिश प्रपोजिशन, दिस शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। हमको ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये हालत है। तो हम मुख्य रूप से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पर बहुत है। हाँ। कोल सबसे बड़ा हमारा एक कारण है यहाँ पर। आपका अगर एग्रीकल्चर के बात बोल रहे हैं तो कोल का हमारे यहाँ पर जो बिजली बन रही है इससे CO2 बहुत बड़ा इमिट स्टील इंडस्ट्री से देखिएगा, एक टन स्टील प्रोड्यूस करने में हमको 1.8 टन CO2 इमिशन करते हैं। ऐसा एक टन सीमेंट में, सीमेंट भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ भी है, मेजर प्रोड्यूस है। टन में 1 टन CO2 करते हैं। और कोयले में 1 किलो में 800 ग्राम शायद CO2 इमिशन होता है ऑर्डिनरी कोयले में। पर अब मुझको एक दूसरा खतरा और दिख रहा है, ये टेम्पररी है खतरा। आज सुबह ही अपने घर में मैंने सुना गैस सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, तो बिजली के हॉट प्लेट पे खाना बनाने का सोचो, माइक्रोवेव पे कोई चीज़ बना लो। इसका मतलब ये है कि बिजली की खपत अभी बढ़ने वाली है। और 4 दिन पहले मैंने देखा भारत में जितना 200-250 के करीब गीगावाट की खपत एक दिन में जो हुई, तो वो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड बना है अभी नया। तो मुझको तो ये लग रहा है कि अभी ईवी गाड़ियां ज़्यादा चलेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को है, तो हॉट प्लेट ज़्यादा चलेंगे, माइक्रोवेव ज़्यादा चलेंगे। गैस मिल नहीं रही है रेगुलर, इसलिए भी बिजली से पकाने का चलेगा, ज़्यादा गर्म करने का। तो बिजली की खपत तो अभी बढ़ने का प्रोजेक्शन मुझको दिख रहा है। देखिएगा, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें ये फीडबैक लूप कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक लूप। जितनी गर्मी होगी आप उतना AC का करेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ लगभग देश में 70% बिजली कोयले से पैदा होती है, तो और बिजली खपत होगी। आप सोलर लगा लेंगे तो भी बोलेंगे कि यार सोलर लगा लिए हैं तो अब AC लगा लो, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन जब हम कोई चीज़ों को प्रोड्यूस करने जाएंगे तो उसमें भी CO2 निकलेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें CO2 नहीं निकलेगा। तो ये फीडबैक लूप है, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। यानी एक विशियस साइकिल ये हो गया है जिसमें फंस गए हैं हम, कि गर्मी और बढ़ेगी, AC का इस्तेमाल और बढ़ेगा, उससे गर्मी और बढ़ेगी, उससे AC बढ़ेगा, उससे बिजली ज़्यादा लेना पड़ेगा, उससे और प्रदूषण बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप। और आपको मैं बताऊं कि आज तो हम अभी 45-46 पे, यहाँ पर 44 पे बैठे हैं। जो अभी हमारा मई जून से एक्सपेक्टेड है इवेंट एल निनो, हम लोग एल नीनो बोलते हैं, तो मैं भी एल नीनो बोलूँगा। तो ये एल नीनो का जो इफेक्ट है, ये जब खत्म होगा तो एक न्यू वर्ल्ड में ले जाएगा हमको। अच्छा। जहाँ पर 1.5 डिग्री लॉक्ड रहेगा। और क्या क्या होगा ये अभी तक के साइंटिस्ट प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पाए हैं। ग्रीनलैंड कितना पिघलेगा, आर्टिक आइस कितना पिघलेगा, अमेज़न को कितना नुकसान होगा, ये सब तो हमारे से दूर है ना। देखिएगा, ये जो कोरबा में हम CO2 इमिशन किए, या हमारे ऊपर आज जो है, ये आप कहाँ की है ये तो नहीं बता सकते। शिकागो की निकली भी हो सकती है। ऊपर थोड़ी बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री तो हम लोगों ने बना रखी है नक्शे के अंदर। ये बताइए मुझको, तालाब में 1-1 लोटा दूध डालना था और हर एक ने सोचा कि बाकी लोग दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूं, तो सवेरे पूरा पानी ही निकला उसमें। अगर हमको यही नहीं पता है कि आज जो हम पर्यावरण की दिक्कत झेल रहे हैं, जलवायु का जो खतरा झेल रहे हैं, ये किसके किए हुए हैं मुझको नहीं मालूम है। देखिए, तो मैं चौकन्ना क्यों हूँ, क्या कर लूँगा मैं? आप कुछ नहीं। अगर अमेरिकी खपत के कारण मेरा पर्यावरण बदल रहा है तो मैं अपनी बचत करके मैं क्या कर लूँगा? देखिएगा, अब ये तो एक अभी हम लोगों के यहाँ यही आर्ग्यूमेंट होता है कि हम हिस्टोरिकल इमीटर्स नहीं हैं। UK है, US है, ये लोग हिस्टोरिकल इमीटर्स हैं। हम तो नहीं हैं, तो हम अपना विकास क्यों रोकें?
तो अब आया तो इस बात पे लड़ाई कर लीजिए और मरने दीजिए सबको, सबको तड़ा तड़ के रहने दीजिए। नहीं, लेकिन जैसे पाकिस्तान में बाढ़ आई थी नितिन भाई, जी हाँ, और लोगों का कहना था कि उसका पैसा डेवलप्ड कंट्रीज को देना चाहिए क्योंकि उनका अपना पर्यावरण से उतना प्रदूषण वो नहीं डालते। हाँ। गरीब देश है, गरीब की खपत कम रहती है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या जो कहते हैं, तो गरीब देशों का यही हाल रहता जी है। हाँ। वो क्या प्रदूषण पैदा करेंगे, वो क्या खपत करेंगे। लेकिन जो देश पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के नुकसानों पे मुआवजा दें, भरपाई दें, ये बात चल रही है। ये बात 2015 पेरिस एग्रीमेंट से चल रही है कि हम 100 बिलियन डॉलर्स देंगे, और आज तक के ये नहीं हुआ है। 100 या 200 बिलियन डॉलर था, आज तक के नहीं हुआ है। अभी पिछली जो कॉप हुई थी उसमें सब पूरी कंट्रीज ने, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, बोला कि 1.3 ट्रिलियन आप दीजिए। तो इन्होंने ये बोला कि साहब हम, फिर फाइनल एग्रीमेंट हुआ, कहीं नहीं पहुंचे तो 24 घंटे और जागे कि हम 2035 में आपको 200 बिलियन देंगे। अब आपने एक बात बोला कि वो निचोड़ेगा क्या और नहाएगा क्या। तो लॉस एंजल्स फायर्स हुआ था, हालांकि अमेरिका हट गया है पेरिस एग्रीमेंट से, तो वो सभी से हट गया है। वो सभी संयुक्त से हट गया, राष्ट्र जी हाँ। की जितनी हाँ। संस्थाएं, 50-60 संस्थाओं से एक साथ हट गया ट्रंप। तो लॉस एंजल्स फायर्स में उसको 175 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ 8-10 दिन के अंदर। तो अपने नुकसान की भरपाई करेगा कि आप क्या की करेगा। तो हम ये जो बात कर रहे हैं कि भैया हमको पैसा दोगे तो हम क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करेंगे, तो ये अब ये बात करने का समय नहीं है, करने का मतलब नहीं है, कोई बिल्कुल समय नहीं है। आप इस बात पे लड़ाई मत करिए, आप अपने आप को बचाइए। आज मैं 1.5 डिग्री में, हम छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं। पर्यावरण जो है वो अनाथ बच्चे जैसा हो गया है, जिसकी कोई वल्दियत नहीं है, कोई बाप बनने तैयार नहीं है, कोई गोद लेने तैयार नहीं है, कोई उसको खाना खिलाने तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई कह रहा है मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का है। देखिएगा, जहाँ पर भी बात होती है कि साहब हमको अडॉप्ट कर लो, तो वो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बात होती है जो कि पेट्रो स्टेट्स रहते हैं। हमारे 4-5 कॉन्फ्रेंस पेट्रो स्टेट्स में हुई है, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं रहते कि हम आपको, अनाथ हो आप, हम उसको आपको गोदी में नहीं लेंगे, हम तो पेट्रोलियम करेंगे। जब बात होती है कि फॉसिल फ्यूल बंद करने का है, तो वो बिल्कुल अड़ जाते हैं। अब अपन थोड़ा सा छत्तीसगढ़ लौटें। छत्तीसगढ़ पे इन सब चीज़ों का जमीन पे क्या असर दिख रहा है आपको? इंसान पर, जानवर पर, पेड़ पौधे पर, पानी पर, हवा में आपको क्या असर दिख रहा है? एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे इसका असर नहीं है। ये जो हीट है, ये अफरा तफरी फैलाने का प्राइमरी कारण है। आप हीट स्ट्रोक को हम समझे नहीं है। हमारे पास में हीट से डेथ जो हो रही है उसको हम कहीं मेजर नहीं करते। हमारे को अगर कहीं डेथ हो गई तो वो कार्डियक अरेस्ट की डेथ रिकॉर्ड की जाएगी, वो कहीं पर नहीं निकाला जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। सरकारी अस्पताल के जो आंकड़े आते हैं कि भाई अब 1000 लोग पहुंचे हैं, यही है हमारे पास में। सबसे खतरनाक हीट है, जो बोलते हैं कि हाइड्रेट, डिहाइड्रेट, ये सब बात करते हैं, आप बिल्कुल मत निकलिए। इसका जानवरों पे, आप आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री पे, तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन गिर जाएगा, हमारा क्रॉप यील्ड कम हो जाएगा। हिंदुस्तान का क्रॉप यील्ड 2 साल पहले गेहूं में कम हुआ है। आप अगर बालियों में दूध नहीं आ पाया था, लू जो चली थी उत्तर भारत में, उसके कारण। और आपको सब तरीके, अभी अगर एल निनो के कारण से पानी नहीं गिरा तो आपका पानी का अकाल पड़ जाएगा, इससे पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। पानी का अकाल तो पड़ा ही हुआ मुझको दिखता है। तो शहरों में केवल टैंकर से काम चल रहा है। बोर जो है 400-500 फीट तक नीचे खाली। वो गंगरेल में अगर पानी नहीं रहेगा ना, तब फिर समझ में आएगा। अभी तो सब कर ले रहे हैं कि गंगरेल से हम खारून में लेकर के आकर। मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ लाइन से हट के। सरकार के एक बड़े इंजीनियर ने सरकार को, और ये आज की सरकार नहीं है, रमन सिंह सरकार को 15 साल पहले एक प्रोजेक्ट बना के दिया कि गंगरेल से खारून तक जो पानी आता है, ये पानी खुले में आता है पूरा, जिसमें बहुत सारा हिस्सा भाप बन के उड़ जाता है, बहुत सारा हिस्सा किनारे के खेत पंप लगा के चोरी कर लेते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन जुड़ते चलता है।
तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बना के दिया कि रायपुर शहर और गंगरेल इनके बीच में ऊंचाई का फर्क इतना अधिक है कि गंगरेल से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी यहाँ तक आ सकता है। इसमें कोई पंप बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर खुली नहरों के बजाय अगर बड़े पाइप लगा दिए जाएं तो वो पानी रफ्तार से आएगा, वो पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा, वो पानी कम प्रदूषित पहुँचेगा रायपुर में। बड़ी अच्छी योजना थी। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसमें गंगरेल से रायपुर के बीच के कम से कम 15-20 जो म्यूनिसिपल हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, उनको भी पानी मिलने का था। उसमें साफ बेहतर पानी बांध से जो निकलता उतना ही साफ पहुंचता एंड तक। लेकिन सरकार ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली और उन्होंने मुझको कैलकुलेट करके बताया था कि कितने मिलियन CMT पानी जो है साल भर में उड़ जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। और उस पानी की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की थी जो इस प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा थी। तो आप जो बोल रहे हैं गंगरेल में पानी नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो पानी छोड़ भी नहीं पाएंगे वो यहाँ पे। और आज तब तो समझ में आएगा। आज यहाँ की जो ज़रूरत है उससे 3 गुना 4 गुना पानी छोड़ना पड़ रहा है। जी हाँ। यानी पानी की बर्बादी जो सरकार खुद रोक सकती है एक प्रोजेक्ट बना, इतने साल में रोक लेती, इतने साल में रोक लेती, लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं है इसमें। मैं इसके बाद और बता रहा था कि ये जो इतना ज़्यादा हीट और सन का जो पड़ रहा है, इस पे आने वाली फसल के समय में जब पानी गिरेगा तो जब पूरी ज़मीन कड़क हो जाएगी तो पानी सीधे सीधे बहेगा और फ्लड की स्थिति ज़्यादा निर्मित करेगा। ये क्या नहीं समझा मैं इसको। देखिएगा, पूरी ज़मीन कड़क हो गई है, नरम रहेगी तो पानी की ड्रॉप्स अंदर चले जाएंगी, एब्जॉर्ब करने लगेगी ज़मीन। पर जब कड़क हो जाएगी तो वो सीधे पानी फ्लो करने लगेगा। ऐसा तो आप जब देखेंगे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अच्छा, तो इससे जो है हमारे यहाँ पर फ्लड, अभी जो हम स्थिति में है कि अब जो कुछ होगा वो अति में होगा, जो भी वेदर इवेंट होगी अति में होगी। यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट और ज्यादा फ्रीक्वेंटली, ये दोनों चीज खतरा विथ मोर इंटेंसिटी। यानी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो होंगे, मौसम की सबसे बुरी मार जो है वो अब और ज़्यादा बुरी होगी, उसका कोड़ा चाबुक जो है और ज़्यादा मजबूत होगा और ये बार बार चलेगा मौसम का कोड़ा। ऐसा ही है, ये जल्दी जैसे एल नीनो है, ये रिपीटेडली आएगा, जल्दी आएगा और ये बड़ा खतरनाक है। अभी जो हमारे पास में आ रहा है ये सुपर एल नीनो है, इतना बड़ा पावरफुल 1877 में आया था। मैंने आपको बताया कि ये न्यू वर्ल्ड में पहुंचा देगा। इसके बाद में आप जो देखेंगे तो आज भी लोगों को ये लगता है कि पिछला साल बेटर था, पर आने वाले वर्षों में तो हर साल आप कहेंगे कि हाँ भैया वो पिछला 2026 अच्छा था। अपन छत्तीसगढ़ के आम लोगों की बात करें, प्राणी, इंसान, जी हाँ, पेड़ पौधे, मौसम, जंगल, पानी, जमीन, इस पे और क्या असर आपको दिख रहा है? जंगल, पेड़ की बात करें तो इतनी गर्मी में उन पेड़ों में जो नमी है वो सूख जाती है, वो फायर प्रोन हो जाते हैं। एक बार छोटे से इलाके में फायर लगी तो उसकी गर्मी से बाकी आजू बाजू वाले पेड़ और ड्राई हो जाते हैं। हमारे जंगल फायर प्रोन हो रहे हैं। आप अभी भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी घटनाएं फायर की हो रही हैं। अभी कल परसों ही था, 1 किलोमीटर एरिया में लगी है आग जंगल में, कहीं था कल का। अब आप वो 1 किलोमीटर, वो तो हर रोज आ रही है। अगर पूरे हम छत्तीसगढ़ के न्यूज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी आग लग रही है और पहले भी लगती रही है, पर इसकी अब इंटेंसिटी और ज़्यादा होगी क्योंकि वो तो आजू बाजू के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा सूखे हुए हैं। वो फट से जो है वो पड़ेंगे। अंतिम संस्कार में जब लकड़ी सूखी रहती है, जी हाँ, तो जो पंच लकड़ी डालते हैं आखिरी में, कई बार 30 मिनट में भी हो जाता है, लकड़ी ज़्यादा सूखी रहती है। तो ये आपको लगता है ये उसी तरह का है? उसी तरीके से हमारे जंगल सूखेंगे और आग लगेगी। तो पंच लकड़ी डालने का समय जल्दी आ जाएगा ऐसे जंगल में। तो आप थोड़ा विनम्र भाषा बोलते हैं, मैं थोड़ा जमीनी जुबान बोलता हूँ जिसको लोग समझ सकें। जी हाँ। दूसरा, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, आप जैन हैं क्या? जी हाँ, मैं जैन। हाँ, इसलिए अहिंसक तरीके से आप ज्यादा बोलते हैं। चलिए, नहीं, हिंसक तरीके से भी बोल देता हूँ अधिकारियों को। खैर,
मैं ये जो बोल रहा हूँ कि हमारे जो अर्बन टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, हाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। कैसे? ये ऐसा है कि अर्बन हीट आइलैंड में आपने अभी कल परसों ही लिखा है, फिर भी हाँ। अपन बता देते हाँ। हैं कि आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को, कि हमारे बिल्डिंग्स बनी है कंक्रीट की, काली सड़कें हैं, हाँ। लोहा है, हाँ, दिन भर ये गाड़ियाँ हैं, ये दिन भर गर्मी सोखती हैं। बिल्कुल। और जैसे ही शाम को धूप गई, जब बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो ये छोड़ती हैं हाँ। हीट आप को। देखेंगे 6:30 बजे के बाद में एकदम से आपको अनईजी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि एसी नहीं कर रहा। अब ये सुबह तक जारी रहता ये है। जी हाँ, और इसीलिए सुबेरे हमारा रात का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। हाँ 30 डिग्री है, ऐसा अब कुछ रह रहा है। ये देखिएगा कि हमारे पास बताते हैं कि साहब माना में 43.8 था, हमको अर्बन हीट मैपिंग की जरूरत है। हाँ, कि जयस्तंभ चौक में कितना था, हाँ, शंकर नगर में कितना था, पचपेड़ी में कितना हाँ। था, तभी तो मैं प्लानिंग करूंगा। ये जो स्काई वॉक बन रहा है पूरा का जी हाँ, पूरा जी हाँ। फौलादी ढांचा है। हाँ, हाँ, तो जो आप बोल रहे हैं कि लोहा एब्जॉर्व कर लेता है, जी हाँ, तो ये पूरा स्काई वॉक फौलादी है, जी हाँ, बड़ा क्वांटिटी में लोहा लगा है। ये पूरा एब्जॉर्व करेगा शाम तक धूप को, गर्मी को, और फिर रात भर छोड़ेगा इसको। यही है ना इसका ये मतलब जो आप सभी बोल रहे चीजों हैं। का बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब हैं। तो ये बतलाइए मुझको कि ये स्काई वॉक में पूरा लोहा चारों तरफ है, ऊपर भी प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट है, उसके भीतर से लोग निकलेंगे तो क्या उसकी गर्मी जमीन की गर्मी से ज्यादा रहेगी लोहे के ढांचे के भीतर? भीतर की गर्मी में मैं भी 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में भी आया था। हाँ। कि स्काई वॉक बना देंगे तो चलेगा कौन? हाँ, चल ही नहीं सकेंगे इतनी गर्मी में। ऐसा ना। हाँ, प्लास्टिक पूरा गर्मी अंदर हाँ, फेंकेगा, हाँ। सब फेंकेगा, इट विल नॉट बी। ठंड में जरूर चलेंगे, हो सकता है, बारिश में चल सकते हैं। दूसरा हमारे को प्रॉब्लम आएगा अर्बन फ्लडिंग का, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया हाँ। है। ये अर्बन फ्लडिंग स्मॉल जगह पे भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है। गांव में एक बार पानी जल्दी बह जाएगा, पर चूंकि अब रायपुर शहर हो गया, दुर्ग शहर हो गया, रायगढ़ हो गया, कई जगह तो लेवल ऐसे हो गए कि बीच में कटोरा रह गया है। अर्बन फ्लडिंग पे मेरे को क्या करना है? अब मैं ज्यादा से ज्यादा और नाला गहरा कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं पूरा खत्म कर दिया। नाले की चौड़ाई तो हमने खत्म कर दी, जो नेचुरल नाले थे, बिल्कुल हमको ही सहना पड़ेगा। इसके लिए हमको लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और ये प्रिपरेशन के लिए हमको उनको बताना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके यहाँ 5 फीट पानी भर गया, 10 फीट पानी भर गया, तो आपको क्या करना है? तो मेरे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए। अभी हमारे पास हिंदुस्तान में, मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि लार्ज स्केल की वार्निंग सिस्टम का है। एक लाइटनिंग सिस्टम का जरूर इन्होंने जो स्काई टू लैंड लाइटनिंग है उसके लिए कर रखा है, पर लोगों में जागरूकता नहीं है। हमको गांव-गांव पे, छोटे छोटे पंचायत स्तर पे उधर कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम नहीं तो ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी जगह जगह लगानी पड़ेगी कि ये सैटेलाइट डेटा से निकल जाएगा। जैसा भी आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, आपको वो लोकल कम्युनिटी को आपको बताना है कि साहब अगले 24 घंटे में आप परेशान होने वाले हो। अभी बरगी का जो कांड हुआ, हाँ, अब इन्होंने बता दिया था कि 50 किलोमीटर की हवा चलेगी, बिल्कुल, पर हो सकता है उस जगह पे 80 किलोमीटर की चलने वाली हो, क्योंकि वो हो सकता है बताया भी ना हो उनको कुछ। 50 किलोमीटर का तो बताया है, पर वो शायद हो सकता है पायलट पढ़ा नहीं हो, पर पायलट 15 साल का अनुभवी था, उसको मालूम था। तो हमको कम से कम उसकी स्टडी करा के तो कर लाना चाहिए कि भाई कैसे कोलैप्स वो पलट गया। हाँ। खैर अपन मुद्दे पे आते हैं छत्तीसगढ़ के, कि पानी भरने वाला है, अब आपको क्या करना है? तो आपको मेरे को प्रिपरेशन करने के लिए पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। भैया आप ड्रिंकिंग वाटर लेके फर्स्ट फ्लोर में जाइए, गैस सिलेंडर लेके ले जाइए, खाना लेकर के जाइए। यानी आपात स्थिति के लिए तैयारी जो है उसमें अभी शून्य है, हम शून्य है। आप और आपात स्थिति कितनी गंभीर आने वाली है इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई पर आने वाली है। हाँ, आने वाली है। हाँ, ये जरूर आएगी। 2-4 साल में हम बिल्कुल 2030 तक के तो आप निश्चित मानिए कि हम बिल्कुल अफरा तफरी वाली दुनिया में रहने ऐसा? वाले हैं। जी हाँ, यानी गर्मी पड़ेगी तो पूरा सुखा देगी, और बारिश आएगी तो सीधा बाढ़ की शक्ल में आएगी। बिल्कुल साहब, ऐसा है। बिल्कुल अकाल पड़ेगा। हाँ। तो जबरदस्त पड़ेगा। और यानी छत्तीसगढ़ में नाम फिर रखे जाएंगे बच्चों के, अकालू और अकालीन बाई, और 2 साल लगातार अकाल पड़ेगा तो दुकालू,
दुकालीन भाई, आपको ध्यान है ये नाम जो जी है, हाँ, अभी बहुत सारे चलते थे। ये ऐसे ही ऐतिहासिक जो दौर थे जी हाँ, उनकी वजह से ये नाम रखे जाते जी थे। हाँ, जी हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ इसको। ये नौबत फिर आ सकती है। बिल्कुल। और एक तरफ जो छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया, जो हीट के बाद की सबसे बड़ी समस्या, बहुत ही खतरनाक, हाँ वो है, हम देखेंगे गर्मी के बाद जब मानसून आएगा हाँ तब एक वेट बल्ब टेम्परेचर रहता है। हाँ वेट बल्ब टेम्परेचर ये मेज़र करता है कि हीट कितनी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है। हमारी बॉडी 28 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर सहने की आदी है। 32 डिग्री में हम अगर बाहर रहेंगे तो 15 मिनट में हम निपट जाएंगे, और 35 डिग्री में घर में बिना एसी के हैं तो हम आधे घंटे में। ये इसलिए कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है ये कूलिंग मशीन है। हाँ ये पसीना निकालता है, हम ठंडे होते हैं। हाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी है कि वो पसीना मेरा सूख नहीं पा रहा है, हाँ तो हमारे सबके इंटरनल ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे। ये इसके लिए साइंटिस्ट ने सेंट्रल इंडिया को लेके, आप कोई एसी कूलर बेचने के लिए तो दहशत नहीं फैला रहे हो इतनी? नहीं, मैं तो साहब मैं बिल्कुल इस प्रकार का नहीं कर रहा हूँ, पर मैं प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ। मैंने अभी इस चिट्ठी में भी सुझाव दिया है। नहीं, ये वेट बल्ब टेम्परेचर, इसको थोड़ा रिपीट कीजिए, मैं भी नहीं समझाऊं ठीक से, हो सकता है। वेट बल्ब देखिएगा, हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर है जो हम 98.6 डिग्री या 4 डिग्री है, ये अलग है, ड्राई है। वेट बल्ब टेम्परेचर है, ये मेजर किया जाता है बल्ब के ऊपर में गीला कपड़ा रख करके कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी कितनी है। अच्छा। ये हमको बताता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक के कंफर्टेबल रहती है। हालांकि नई स्टडीज अब इसको टुकड़े में कर रही है कि प्रेग्नेंट वुमेन कितने में कंफर्ट रहेगी, बच्चे कितने में रहेंगे, लेकिन औसत 28 मान लेते हैं हम। ये 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पे, और ये पहुंचने लग गया इंडिया में कुछ कुछ देर पे। चेन्नई में पहुंच गया है, जकाकाबाद पाकिस्तान में वहाँ फ्रीक्वेंटली पहुंच रहा है, हल्दिया में पहुंच रहा है, ये हर साल, पर थोड़ी देर के लिए पहुंच रहा है। पर जब ये ज़्यादा देर का रहेगा तो आपका पसीना इतनी गर्मी है और आप इतनी ह्यूमिडिटी है कि आपका खूब पसीना निकल रहा है, खूब तो पसीना। हमारे यहाँ तो समंदर वगैरह कहीं पास में नहीं है, ह्यूमिडिटी कैसे होगी? सेंट्रल इंडिया में ह्यूमिडिटी होगी, ये गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों होगी। हमारे यहाँ गर्मी ह्यूमिडिटी पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और इसमें आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास समुद्र नहीं है, कोस्टल एरिया ज़्यादा परेशान रहेंगे हमसे। हाँ, वो तो ज्यादा रहेंगे। ईस्ट कोस्ट हमारा ज्यादा परेशान रहेगा, वेस्ट कोस्ट में ओडिशा वगैरह का। जी हाँ, जी हाँ। ये क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। नहीं, तो आपका कहना ये है कि छत्तीसगढ़ जैसा इलाका जो है सेंट्रल इंडिया का, यहाँ टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ेगा और साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, नमी भी बढ़ेगी। जी हाँ, नमी भी बढ़ेगी। और ये दोनों जब ज़्यादा रहेंगे तो ये हमको फैतल जिसको बोलते हैं वो स्थिति पे हमको लेके। तो नमी ज्यादा रहने से क्या दिक्कत है? अभी तो मैं जिम में देखता हूँ कई लोग स्टीम चेम्बर में बैठते हैं थोड़ी देर, वो तो थोड़ी सी देर के लिए है, वो एक नेचुरल घटना नहीं है। पर ये जो नमी, मेरा कहना ये मतलब है कि ये जो बहुत ज्यादा नमी रहेगी जब, तभी आपका पसीना नहीं सूख पाएगा, आपकी मशीन, आपके शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, ऐसा, और आपको कोलैप्स करेगा। एक साइंटिस्ट हैं बिल मैकवायर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि लेटर डिकेट्स में सेंट्रल इंडिया में पटना, बिहार, मतलब उनका प्लेन्स का इलाका था, उन्होंने बस इतना ही नहीं कहा कि लाखों शब्द नहीं किया, लार्ज स्केल, लार्ज टॉल डेथ होगी वेट बल्ब टेम्पर से। बिल मैकवायर हैं, हॉट हाउस उनकी किताब का नाम है। और वेट बल्ब के लिए आप देखेंगे तो ये भरपूर आपको लिटरेचर मिलेगा। ऐसा, तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए हीट्स के लिए? और तो आप जो चिट्ठी लिखे हो चीफ सेक्रेटरी को या बाकी अफसरों को, आपको किसी जवाब से या इसके रिएक्शन जो भी पता लगा हो, क्या छत्तीसगढ़ में सरकार के लोग इस बारे में सोच रहे हैं? बल्ब गीला करके देख रहे हैं? देखिएगा, मैंने इस चिट्ठी में, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैंने पाया कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं 100% नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट डिनायर हैं। डिनायर यानी क्लाइमेट डिनायर्स, खतरे को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको कंटिन्यूस हैमरिंग की जा रही है कि देयर इज नो क्लाइमेट चेंज, नो क्लाइमेट चेंज।
तो वो कैसे काम करेंगे? तो यानी मैंने बड़े कारखानेदार जो हैं, बड़े पॉल्यूटर्स जो हो हैं, सकता है या कहीं से भी उनको हैमरिंग हो रही है। हाँ, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो वो मेरे को जो है बोलते हैं आप फलाना पढ़ो। मैं आपको साइंटिस्ट का बोल रहा हूँ, मैंने दो बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट को कोट करके दिया हूँ हाँ, कि इनका क्या कहना है। तो जेम हैंसन है, वो ये बोलते हैं कि हम अभी तक के जो है क्लाइमेट का जो ये तकलीफ है इसका मूल्यांकन कम कर रहे हैं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ क्लाइमेट सिस्टम। ये वैसे ही हो गया जैसे दवा उद्योग जो है जी हाँ, वो बीपी का, शुगर का, इसका मूल्यांकन ज्यादा करता है तो मैं जो दवाई पॉइंट ज्यादा बेचने के लिए। इसलिए तो ये कारखाने ज्यादा लग सकें, ज्यादा विरोध ना हो, इसलिए बिल्कुल पर्यावरण पूरा के खतरे डेवलपमेंट का मूल्यांकन कम हो रहा है। इसी बिंदु पे मैं आपके पास आ रहा हूँ कि इसको रोकेंगे कैसे। हीट के लिए, जो आज हीट है, इस हीट के लिए और वेट बल्ब के समय में हीट के लिए हमको कम्युनिटी सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहां पर हम सोलर से चलने वाले एसी लगा के रखें लोगों के लिए। मैंने इसमें सजेस्ट भी किया है, तो मेरे को एक ऑफिसर फोन आया कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि नेपालगंज, नेपाल में उन्होंने ये कर रखा है। दिल्ली में ठंड के समय ठंड से बचाने के लिए शामियाना लगा के वो करते हैं। तो उस मौसम में ये आपको गांव-गांव में करना पड़ेगा। अब आप इसका लिए पैसा कहां से लाओगे बोलते हैं। तो साहब आप जो अनवांटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, जो पर्यावरण को डैमेज कर रहा है। मैं आपको बर्निंग एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे अभी हम बात करते हैं, मैं और डिटेल में नहीं, सर्किट बना देंगे और कॉरिडोर बना देंगे और ये कर देंगे और सौंदर्य कर देंगे तालाबों का। और उन सबसे मैं बर्निंग एग्जांपल दे रहा हूँ स्मार्ट मीटर जो नए लगाए गए बिजली के। आज आपका मेरा तो मीटर बरसों से सही कर रहा था, जिस रोज खत्म वो कोई जरूरत नहीं थी उसकी। आज जो मेरा मीटर खराब हो जाता उस रोज आप अपना लगा देते। आपने 200-300 करोड़ का कर दिया। 200 करोड़ में ऐसे आप जो है कितने सारे शेल्टर्स बना सकते थे, कितने सारे आप अवेयरनेस शेल्टर बन सकते थे। जिसके लिए आप अभी बोल रहे हैं पैसा नहीं है। पैसा आपके पास में इनके लिए है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। ये कैसे बंद होगा? पॉलिटिशियंस विल नेवर एक्सेप्ट देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। द मोमेंट दे एक्सेप्ट, एक परसेंटेज रहता है कि हर साल इतना परसेंट मीटर खराब होते हैं, उतना परसेंट बदलते जाते, बिल्कुल बदलते कि जब भी रिप्लेस होगा ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर रिप्लेस होगा तो नया वाला लगा देंगे। आपको जो मर्जी है, जो नीला वाला लगाए हैं अभी, आपको कोई जरूरत नहीं थी। ये आप क्रिमिनल वेस्टेज किए थे। ये पैसे को मैं क्लाइमेट मिटिगेशन में या क्लाइमेट रिसिलेंस वर्क में या क्लाइमेट एडॉप्शन में तो छोटा पैसा, ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसीलिए तो मैंने आपको बोल दिया ना कि सर्किट और कॉरिडोर और ये वो, इनकी क्या जरूरत है। हमको ऐसे चुन करके अननेसेसरी डेवलपमेंट का पूरा पैसा मेरे को यहाँ लगाना है। अब ये पैसा मुझको एक चीज लगती है जो एक भूपेश बघेल की सरकार के समय चालू हुआ था और जिसका अभी रुकने की कोई वजह नहीं है। राम वन गमन पथ, राम किस रास्ते से गए थे, उसका कुछ 150-200 करोड़ रुपया का तो सीधा सीधा खर्च किया जा रहा है राम की राह तलाशने। अरे राम की बताई हुई राह के लिए सड़क और सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। राम की बताई हुई राह पे तो चला जा सकता है जीवन में। तो उसके लिए भौतिक राह की जरूरत नहीं थी 150-200 करोड़ की, लेकिन भूपेश बघेल ने किया था। आपको याद है कि नहीं? राम वन गमन पथ। मैं कॉरिडोर शब्द इसीलिए यूज किया, आपने उसको पूरा बता दिया। आपको याद है कि भूपेश बघेल के पिताजी जो थे, नंद कुमार बघेल जी, मेरे दोस्त थे, और उन्होंने जाके राम वन गमन पथ का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया था और अपनी खुद की फोटो उसको फेंकते हुए अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट की थी और कहा था कि ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों का राम से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। तो मैं अभी आप धर्मालु व्यक्ति हैं, मैं धार्मिक विवाद में नहीं उलझा रहा हूँ। नहीं, मैं धर्मालु नहीं हूँ, अथिस्ट हूँ मैं आपके समान। तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि राम की बताई राह पे अगर चलना है तो बिना पैसे के हो सकता। बिल्कुल चल सकता साहब। ये 200 करोड़ रुपए में आप कितने सारे सेंटर्स बना देते। तो मैं इसके साथ में जो है महत्वपूर्ण मुद्दे पे आना चाहूंगा वापस, कि पॉलिटिशियंस कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज है। ऐसा ट्रम्प जैसा
आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों से चर्चा किया हुआ हूँ, दे आर टोटली डिनायर, एंड द मोमेंट दे एक्सेप्ट कि साहब हाँ क्लाइमेट चेंज है, तो जनता खदेड़ देगी कि इतने सालों से आपने क्यों छुपाया ये। जो फॉरेस्ट कवरेज वाला जो अटल जी के समय भारत सरकार ने डेफिनेशन चेंज की जी, कि 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में भी इतना पेड़ है तो वो फॉरेस्ट है, तो एक दिन में उनका नक्शा बदल गया, फॉरेस्ट सरप्लस हो गए हम लोग। तो इसका मैंने जो बहुत चिंतन किया जब मैं अधिकारियों से मिला, तो इसका मैंने बहुत एक पैराग्राफ में सॉल्यूशन दिया है कि अधिकारियों को क्लाइमेट साइंस समझना पड़ेगा। और जिस मूवमेंट पे उन्होंने समझे उस मूवमेंट पे वो ये कॉरिडोर सर्किट और ये पैसे के लिए नेताओं को खर्चा करने के लिए मना कर देंगे, उनको ना बोलना आना पड़ेगा। और वो नो मैंने बोल्ड लिखा हूँ, ऐसा ना कि ये आपको, मैंने बोला कि मैंने इनको ये बोला है कि ये जो हमारी जीडीपी ग्रोथ के पीछे हम भाग रहे हैं, ये सब समझेंगे हम, और ये सब हमको गड़बड़ कर रहा है, तो उसके बाद में वो दे विल बी एबल टू से फर्मली से नो टू एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अननेसेसरी डेवलपमेंट दैट वर्सन क्लाइमेट रिस्क। ये शब्द बड़ा बढ़िया है, अननेसेसरी डेवलपमेंट। तो सब डेवलपमेंट अगर मैं विरोध करूंगा तो अभी तो फिर जूते ही जूते पड़ जाएंगे। अननेसेसरी डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल, बड़ा विकास करिए ना आप, बिल्कुल, पर अननेसेसरी क्यों? हाँ, अब जैसे घर के बजट को बचाना रहता है, घर को जिंदा रखना है, तो फिजूल खर्ची को रोका जाता है सबसे पहले। आप जो कह रहे हैं विकास के नाम पे जो फिजूल खर्ची हो रही है, तालाबों के सौंदर्यीकरण पे अरबों रुपए खर्चा हो रहा है, आप किनारे कंक्रीटीकरण कर दे रहे हो, पानी का इलाका घटा दे रहे हो। मैं सोचता हूँ कि सौंदर्यीकरण आप प्रकृति के लिए करा रहे हो, ये तो ब्यूटिफिकेशन वर्ड और ब्यूटी वर्ड तो महिलाओं के लिए है। हाँ, आप नेचर का सौंदर्यीकरण करने वाले कौन होते हो? और हर रोज मेरे को पेपर में पढ़ने मिलता है कि फलाने तालाब का सौंदर्यीकरण पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं। तो मैं मुद्दे, कोई ना कोई मिट्टी की जगह को और कंक्रीट से पाटेंगे, तो इसके लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ही ना कहना पड़ेगा, और वो ना कहने के लिए उनको क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट चेंज साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस समझना पड़ेगा। ये बतलाइए मुझको कि हम जमीन पे जो फर्क पड़ेगा लोगों को, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खेतों में काम करते हैं, खदान में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, और शहरों में फुटपाथों पे खुले में काम करते हैं। तो मैं तो देखता हूँ कि डॉक्टरों की चेतावनी आती है, सरकार की चेतावनी आती है कि इस मौसम में दोपहर 12 से 4 तक आप खुले में ना रहें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी न चले, लोग बाहर ना निकलें जब तक जरूरी ना रहे। इससे काम धंधे पे क्या असर पड़ेगा इस मौसम की मार का? लॉन्ग टर्म में हाँ, बहुत सारी चीजें, एग्रीकल्चर बहुत जम के प्रभावित होगा, क्योंकि ये ऑपरेशंस आपको दिन में करने पड़ेंगे, या आपको रात को करना पड़ेगा। तो फिर फीडबैक लूप आएगा लाइट जलाने का, और आपको टाइमिंग्स चेंज करने पड़ेंगे, स्कूल टाइमिंग्स चेंज करने पड़ेंगे। मैं 2041 तक के आईपीसीसी के अनुमान से अगर सब चीज़ें अनचेंज रहीं, एज आज की तरह हम इमिशन बरकरार रखें, तो हम 2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, 2 डिग्री इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। ऐसा, ये साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस जोहन रोकस्ट्रॉम बोल रहे हैं, काफी बड़े हिस्से के लिए जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किलर हीट वेव्स, ड्रॉट, फ्लड, सब कुछ। और उसके बाद में 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया, तो जोहन रॉकस्ट्रॉम के हिसाब से हम अननोन यात्रा की तरफ चले जाएंगे, अननोन की तरफ। वी डोंट नो क्या होगा, हम इतनी बुरी स्थिति में हैं। आपको छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं, तो रामसे ब्रदर्स के फिल्म जैसा डरा रहे हो। मैं एक उसी में और आगे लाइन जोड़ देता हूं कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री हमको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे साला तो 42.5 था, आज 43 है, क्या फर्क पड़ता है। आईपीसीसी और मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है एक, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस में आर्टिक सी आइस 100 साल में एक बार पिघलेगी, और 2 डिग्री सेल्सियस में हर 3 साल में एक बार पिघलेगी। तो सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल नहीं, मेरे आपको अभी यहाँ कहने का मतलब है कि कितना 0.5 कितना बड़ा फर्क है, कि वो 100 साल में पिघलेगा एक बार,
और यहाँ पर हर 3 साल में पिघलेगा 2 डिग्री में। मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है ना, ये 0.5 का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसको इजी नहीं लेना है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये बतलाइए, थोड़ा ज़मीन की बात समझ लूँ मैं आपसे, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या किया जाना चाहिए? मैं कारों को धोते देखता हूँ, आधा आधा घंटा ड्राइवर लोग सवेरे कार धोते हैं, उनको किसी को भी मज़ा आता है। मैं भी पौधों में पानी डालता था पाइप से, तो मुझको भी मज़ा आता था बहते हुए पानी से खेलना। ड्राइवरों को मज़ा भी आता होगा, अपने घर में तो बाल्टी से भरते होंगे, यहाँ पंप और प्रेशर के पानी से गाड़ियाँ धोते हैं खूब खूब देर तक। क्या होना चाहिए पानी बचाने के लिए? मैंने कई बार सजेस्ट किया कि मीटरिंग होना चाहिए। इस पे तो एक्ट आया हुआ है छत्तीसगढ़ का, बोरवेल से पानी जितना निकालेंगे उस पे आपका मीटर लगा रहेगा। इसमें डोमेस्टिक के लिए नहीं है, फ्लैट्स के लिए है, इंडस्ट्रीज के लिए है और एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। तो इनको लगाने पे इनको पैसा देना है, पर उसके रूल्स नहीं बने हैं। अच्छा, इसका एक छत्तीसगढ़ का एक्ट है, उसमें आपको पैसा देना पड़ जाएगा। आप ये कॉमर्शियल सब जितनी एक्टिविटीज हर बोर वाले को उसको जीपीएस मेरे घर में आप रेसिडेंशियल वाले को नहीं, रेसिडेंशियल को नहीं। क्यों नहीं? वो तो जितना मैं आप लेके आ जाएंगे बाद में जब समस्या आएगी। जिनके लिए लगा है उसी को अभी फ्रेम नहीं कर रहे हैं रूल्स, हमें तो नए लोगों को जोड़ने की क्या बात करना। मैं तो बहुत चिट्ठी किया था 2-3 साल पहले कि आप कम से कम इसको लाइए। तो क्यों नहीं ला रही है सरकार? किसी को नाराज करना नहीं चाहती, क्या पता है। अब जैसे मैंने एक बार इनको बोला कि साहब आवास पर्यावरण मंडल को, ये कब से बना हुआ है एक्ट? ये 21-22 का एक्ट होना चाहिए, 22 का। तो वो सरकार चली गई, नई सरकार आ गई, और 21-22 से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वो और बड़ा कड़क था। हाँ, उसमें बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा फाइन था और डिपॉजिट भी ज़्यादा था। तो हमारे यहाँ पर सरकार उस वक्त बोली कि नहीं साहब, ये तो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी पैसा, हम अपना खुद एक्ट लेके आएंगे और पैसा हम खुद रखेंगे। तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है ना ये ले रहे हैं। अच्छा, खैर मैं इस पे अभी एक मुद्दे पे ब्यूरोक्रेसी पे आऊँगा कि ब्यूरोक्रेसी को जब तक नहीं समझेगी तो आप ये तो सोच लें, भूल जाएं कि हम जनता को समझा पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है। वो नहीं समझ पाएंगे। हमको क्लाइमेट के ये जो है एक हैंडबुक है यूएनईपी की, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ में, उसका नाम है हैंडबुक ऑन अर्बन हीट मैनेजमेंट इन द ग्लोबल साउथ। अच्छा, उसको पढ़ें, उसमें बहुत सॉल्यूशंस दिए हैं कि हमको हीट के लिए ही, अर्बन हीट के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। ये सब ब्यूरोक्रेट्स को समझना पड़ेगा। तो आपको ये प्रशासनिक अकादमी वगैरह में कभी बुलाते हैं ये पढ़ाने के लिए? नहीं, ये तो कभी मेरे को चाहते ही नहीं है। अभी तो मेरे लिए लिख दिया है एक अधिकारी ने कि वन भैंसों के लिए जो है, शासन को लिख दिया है कि नितिन सेकीवी की जो छोटू वन भैंसे की चिट्ठी आएगी उसका संज्ञान नहीं लिया जाए। ऐसा लिखा है? हाँ। तो ये मेरी ये है, मेरे सत्य कटु रहता है। यानी चिट्ठी का संज्ञान न लिया जाए, लिखित में दिया है गवर्नमेंट को। और विभाग प्रमुख, वन विभाग के, वन्य प्राणी के, किसी अधिकारी को ऐसा हक है लिखने का? बिल्कुल नहीं है। आप मेरी चिट्ठी फाड़ के फेंक दीजिए ना। हाँ, मत लीजिए संज्ञान। हाँ, बट हाउ कैन यू से कि मतलब सॉरी आई एम, संज्ञान मत लीजिए। हाँ, मेरा नागरिक का अधिकार कैसे कर देंगे? हाँ, छीन लेंगे। आप कार्रवाई मत करिए मेरी चिट्ठी पे। तो ये किस अफसर ने लिखा है? ये सब वन्य जीव के प्रमुख हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के। हाँ। क्या नाम है? पांडे जी हैं कोई? कुछ ऐसे ही साहब, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, पर ऐसे ही नाम है। आपको जब किसी के बारे में कुछ कड़वा बोलना रहे तो आप अक्सर याददाश्त अगर कम हो जाने, कमजोर हो जाने की आड़ ले लेते हो। इतना डरते क्यों हो आप? मुझको तो लगता है कि आपको किसी अफसर से बचाने की नौबत रहेगी तो वन भैंसे आपके साथ आके खड़े रहेंगे। बिल्कुल आ जाएंगे साहब। खैर मैं इस पे तो नाम अफसर का बताने में आप क्यों डरते हो? नहीं जी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। हाँ, पद के नाम से बता रहा हूँ। हाँ, कि उन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ के PCCF वाइल्ड लाइफ। पांडे जी हैं? पांडे जी ही नाम है उनका। हाँ, अरुण पांडे जी। हाँ, तो उन्होंने ही चिट्ठी लिखी। याद पूरा है आपको, हामी भरने में आप हिचकते हो। गजब हाल है आपका। मैं क्लाइमेट चेंज के संबंध में हाँ, तीसरी सबसे डरावनी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इसके ड्यूरेशन बढ़ जाएगा।
ये ह्यू- हीट पीरियड लंबा हो जाएगा। हीट पीरियड विथ ह्यूमिडिटी पीरियड लंबा हो जाएगा। हाँ। आप अभी इसी साल देखिएगा। हाँ, ये मच्छरों के लिए स्वर्ग का समय है। कब? ऐसा? जी हाँ, ह्यूमिडिटी में बहुत प्रजनन करेंगे और ज़्यादा लंबे समय तक करेंगे, ऐसा? और उस वक्त हमको बहुत परेशानी होगी। और क्लाइमेट चेंज आपको तीनों आप चारों ये प्रकार की। मॉस्किटो रिपेलेंट का कोई फैक्ट्री वगैरह तो नहीं खोले हो? नहीं, मैं तो साहब बिल्कुल नहीं खोला हुआ हूँ। मैं तो वो कुछ एक लेके आता हूँ। हालांकि मच्छर जो हैं, मैं बिल्कुल इसको इन्वेजिव स्पीसीज मानता हूँ। ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं है। छोटा मोटा शायद इनका कंट्रीब्यूशन है। मैं इनका, गांधी ने कभी एक आर्टिकल में लिखा था। यानी ये धरती के लिए अपेंडिक्स जैसे हो गए जी हैं, हाँ, गैर ये जरूरी बिल्कुल हो हो गए गए हैं। हम्म, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये वेक्टर बॉर्न, वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न, हाँ ये तीनों डिजीज लेके आएगा। आपकी फसलों में भी बीमारियां होंगी, हाँ, वो हमको ट्रांसमिट होंगी। पानी आपका खराब होगा। और मच्छर जो हैं, मेरी नज़र में जो 2, 5, 10 सफल प्रजातियां क्लाइमेट चेंज में रहेंगी, उसमें एक मच्छर रहेगा नए नए ऐसा? प्रकार का, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मॉडिफाई करता है modify अपने कर- को। हाँ। तो वो बहुत समस्या पैदा आने वाली है, और वो छत्तीसगढ़ बहुत फेस करेगा। ये जैसे ये चड्डा वगैरह बड़े तेजी से अपने आप को मॉडिफाई कर लिए अभी राज्यसभा में, ये मच्छर उसी तरह से मॉडिफाई कर लेता है उससे क्या? ज़्यादा करेंगे। मैं देखिए लोगों को जिस भाषा में समझ में आए उसमें बात करना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी चर्चा हो रही है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे आ रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हाँ, एक एनजीओ है, दाओस। हाँ जी हाँ, वो हर साल ग्लोबल रिस्क परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। तो हम कितनी बुरी हालत में हैं, हम यही सब्जेक्ट पे हैं वर्ल्ड वाइड ना। हाँ, हाँ। यहाँ कोई क्लाइमेट चेंज फर्क नहीं करेगा हाँ। कि ये सुनील भैया हैं और ये हाँ। नितिन सिंघवी है और ये बड़े भारी संपादकीय बड़े छत्तीसगढ़ के हैं, इनमें कोई फर्क नहीं करेगा। ये ना अरबपति और ना किसी गरीब में फर्क करेगा। इनका रिस्क का जो एनालिसिस किया है, इन्होंने 2 साल की रिस्क की है और 10 साल की रिस्क की है। अच्छा। 2026 का ही ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इन्होंने 2 साल के लिए जो रिस्क हमको बताई है, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, नंबर 2 मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 सोशल पोलराइजेशन, नंबर 4 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये चौथा जो है पर्यावरण पे ज्यादा आ रहा है। कर दिया है। और 9वें पे पॉल्यूशन। 10 साल के लिए इन्होंने जो बताया है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं। हाँ। और व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये चेतावनी जारी कर रहा है। हाँ, क्योंकि व्यापारी सभी डिनायर्स हैं। हाँ। नंबर 1 पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये चौथे से इधर आ गया। चौथे से इधर। नंबर 2 पे बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स। ये फिर पर्यावरण से जुड़ा हुआ। बायोडाइवर्सिटी, अगर हम क्लाइमेट चेंज से बच भी जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हमको एक्सटिंक्ट कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स। नंबर 3 क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम्स। नंबर 4 मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये जो फर्स्ट 3 हैं, ये पूरे अर्थ, ये पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यानी अभी तो मैं पिछले कुछ दिनों से डरा हुआ था कि एआई जो है वो बेकाबू होके जी हाँ, इंसानों को खत्म कर सकता है। एआई के दिमाग में अगर ये रहे जी हाँ, कि धरती को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो एआई के दिमाग में आ सकता है कि इंसानों को खत्म कर दें तो पर्यावरण बच जाएगा। ये पर वो इन्होंने एआई का खतरा 5वें नंबर पे रखा है। मैं तो बिना सुने बोल रहा हूं मैं। एडवर्स आउटकम ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज हाँ, यानी मैं तो 5वें नंबर पे है। मैं तो इसको देख रहा हूँ एआई के खतरे को। जी हाँ, और जो एआई डेवलप कर रहे जी हैं हाँ। उसमें से एक बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक या कुछ नाम है उसका, जी हाँ। उसने तो अपने मॉडल मार्केट में उतारने से रोक दिया कि इसकी वजह से लोग जनसंहार कर सकते हैं, पूरा मास किलिंग कर सकते हैं इस मॉडल से। तो
डर गए हैं खुद ही वो, ये आज की बात है। और ये जिम्मेदार कंपनी है तो रोक दिया उसने। बहुत सारी गैर जिम्मेदार और क्रिमिनल कंपनियां, क्रिमिनल कंट्रीज ऐसी होंगी जो उससे, जिनका एआई ये मान सकता है कि न रहे इंसान, न बिगड़े पर्यावरण। ऐसा लगता है आपको कोई दिन ऐसा एक इको टेररिस्ट? देखिए ये 5वां नंबर फिर ये एक नंबर पे आ जाएगा। ये जो 5वें नंबर पे इन्होंने बताया है एडवर्स आउटकम्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज, पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक नंबर पे है अभी मतलब 2 साल के से 10 साल का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है। उसमें भी वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को जो कुछ होगा अति में होगा, इसलिए इसको समझिए आप। एक बात मुझको बतलाइए, ये इन तमाम चीज़ों से, जलवायु परिवर्तन के नुकसान से, खतरे से, जो इंसान मारे जाएंगे, खाना कम होने से, बीमारियों से, आप बोल रहे हैं मच्छर से, मलेरिया से, जैसे भी मारे जाएंगे इंसान, तो आपको क्या लगता है कि आबादी, मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही काल्पनिक, कि आबादी गिरते चले जाएगी, लोग मरते चले जाएंगे, आबादी गिरते चले जाएगी, तो क्या एक जगह जाके एक बैलेंस बनेगा कि लोग कम रह जाएंगे इसलिए पर्यावरण को नुकसान कम होगा, तो एक जगह जाके ये पलड़ा जो है ये ऐसा बराबरी पे आके टिकेगा? ऐसी कोई नौबत आ सकती है क्या धरती पर? वी कैन ओनली होप सो। ऐसा, बट हमारे जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हाँ, आज से पहले 5 मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं। हाँ, 25 करोड़ साल पहले जो हुआ था, हाँ, इट इज कॉल्ड ग्रेट डाइंग। उसमें खाली 1% स्पीसीज बची थी। एक वो डायनासोर मरे थे, वो 6 एक बार। करोड़ 40 लाख साल पहले। हाँ, वो 5th मास एक्सटेंशन। अच्छा, तो ये आप और पीछे ले जा रहे हो। मैं बड़े एक्सटेंशन पे हाँ। बोला, 25 करोड़, ये तो 6 करोड़ साल पुराना है। हाँ, अब भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको साइंटिस्ट का कहेगा कि हम 6th मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसा, और इसमें ह्यूमन स्पीसीज नहीं, हाँ, दूसरी स्पीसीज भी। हम्म, आपको मैं एक चीज बताऊं कि एवरी डे वी आर लूजिंग 144 स्पीसीज फॉर एवर, हाँ, एक्सटिंक्ट हो रही है। हाँ, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं। मेन इसमें इंसेक्ट्स, पॉलिनेटर्स जो हैं, ये जो करेंगे, जो हमको खतरे में ज़्यादा डालेंगे, पॉलिनेशन करने वाले, अभी ये सब जा रहे हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो एवरेज इज 144 स्पीसीज पर डे। आप साल का निकाल लीजिए, 2030 तक के 10 लाख स्पीसीज खत्म होंगी। तो वी हैव हेडेड टुवर्ड्स 6th मार्च। तो ये मास एक्सटिंक्शन जो खतरा एक दिख रहा है लोगों को, कोई ये प्रोजेक्शन है कि ये कब तक होगा, कितने साल में? नहीं साहब, ये नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ मैं बताऊं कि हमको आपको पढ़ने को मिलेगा कि 2150 तक के 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, 3 डिग्री पहुंच जाएगा, 5 डिग्री भी सुनने को मिलता है। तो मरते चलेंगे लोग। पर साइंटिस्ट ये कहने से बिल्कुल हिचकिचाते हैं कि आप 2 डिग्री के बाद जिंदा रह पाओगे कि नहीं। हो सकता है तब तक बदन अपने आप को तैयार कर ले। दिस इज नेवर पॉसिबल। ये तो आज जो हमारा जो ब्लड सिस्टम वाला है, जो क्या गर्म खून वाला सिस्टम, ये 26 करोड़ साल पहले हुआ। उससे 52 करोड़ साल पहले जो थे वो एलिगेटर्स वगैरह जो रहते हैं वो सब हुए थे। हम मेरी जानकारी में 26 करोड़ साल पहले हमारे वाले सब पैदा हुए। तो आप 26 करोड़ साल का जो है वो 100 साल वगैरह में चेंज अपना नहीं कर सकते, इतना रैपिड चेंज नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हम, एक गलत वर्ड का साइंटिस्ट लोगों ने आविष्कार कर लिया है, क्लाइमेट एडॉप्शन। तो मुझको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल इसमें दिख रहा है कि अगर आगे जाके कुछ रहना ही नहीं है तो जैन धर्म की नसीहत के मुताबिक संचय क्यों किया जाए इतना? तो जैन धर्म तो संचय करने की बात ही नहीं करता, वही कह रहा हूँ, अपरिग्रह की बात करता है। मैं वही कह रहा हूँ, जैन धर्म के मुताबिक संचय नहीं करना चाहिए, ये कह रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, संचय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अभी देखिएगा 2030 के बाद में। हालांकि एक बात बताओ, अपन पर्यावरण से हट के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत अति संचय जो है वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो अपरिग्रह वाला जो धर्म है, जो अपन बात कर रहे हैं जैन धर्म का, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं आपके अलावा भी जैन लोग, कहीं
अपरिग्रह वाले धर्म में संचय में कमी दिखती है क्या आपको? संपन्न तबका नहीं, मैं तो जितना खुद ही दिखता है, बिना संचय थोड़ी संपन्न हो गया होगा तबका। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ एक थ्योरी की बात रह गई है। और हम खाली जो महाराज साहब आते हैं तो वो 4 महीने उनके हॉल के अंदर में प्रवचन सुनते हैं, तब तक विचार बदलते हैं, बाहर निकाल करके दुकान में फिर हमारा धंधा चालू, फिर संचय शुरू हो जाता है। तो एक जो सॉल्यूशन है हाँ। आज क्लाइमेट चेंज का, हाँ। आप अपना कंजम्पशन हाँ। करिए। हाँ। 1 महीने में सोच के बताइए कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एक के किए कोई हुए। भी एक चीज पैदा की जा सकती है क्या? आपकी टी शर्ट, आपका ये कंप्यूटर, ये किताब, ये सब में कार्बन बिल्कुल, उत्सर्जन होगा। बिल्कुल। मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ, सोच के बताइएगा। हर किसी को कंजम्पशन करना है। हम बिना टूरिज्म के नहीं रह सकते, अनवांटेड टूरिज्म नहीं करें, सब नहीं करें। चेतन सिंह सोलंकी, हाँ। इस कॉल्ड सोलर गांधी, हाँ। 2020 से बस में निकल गए हैं परिवार को छोड़ के। 2 बच्ची हैं, वाइफ हैं, IIT के प्रोफेसर से बम्बई के। वो पूरे समय में कंजम्पशन पे बात करते हैं। अच्छा। कि कंजम्पशन कम करिए, कंजम्पशन करिए उनका। ये तो गांधी अपनी जिंदगी में करके दिखा दिए, दिखा वो दिए। तो एक लिविंग मॉडल था। हाँ, और ये बताऊं आपको, ये ही इज कॉल्ड सोलर गांधी, चेतन सिंह सोलंकी। एंड वो सोलर के लिए भी लिखते हैं, सोलर ईवी के लिए, कि ये ठीक है, आप चलाएंगे कहाँ से? कोल बेस से चार्ज करेंगे ना। हाँ। इनको बिल्कुल। तो सोलर और ईवी, हाँ। ये हमारा कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। ये सोलर कहीं से भी नहीं है ना, ईवी। ये जो दिक्कत जो है, जी हाँ, वो ये है कि ये ईवी जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका सोलर से कुछ लेना देना नहीं पूरा है। हिंदुस्तान में अगर सोलर हो जाए और चार्ज वो सोलर से हो, अगर होने लगे, आज हाँ। जो बैटरी है उस कैपेसिटी तो का मेरे को मैं सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूँ कि मेरा रन सस्ता हो जाए, पर किलोमीटर रन सस्ता हो जाए। कोई बात, मैं इन्वायरमेंट के लिए कोई खरीद नहीं रहा हूँ। जो बोलता है वो गलत कर रहा है। वो मेरा खुद का पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। तो नितिन भाई, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेसी को 2 मिनट के लिए बख्श देते हैं, छुट्टी देते हैं। आम लोग ऐसा क्या करें जिससे जलवायु परिवर्तन धीमा हो, पर्यावरण बच सके? आम लोग क्या करें? मेरे हाथ में तो मेरे करने का है, सरकार तो मेरे हाथ में है नहीं। आम जनता क्या करे? देखिएगा, स्थिति मेरे को इस मामले में बहुत लोग पसंद नहीं करते। स्थिति यह है कि आपको ज़्यादा तड़प के रहना है कि कम तड़प के रहना है। आप इसको नियंत्रित करने के लिए अब समय चला गया है। अगर आपको करना है तो एक भी पेड़ कटने के लिए पूरी जनता को खड़ा होना पड़ेगा, उसी प्रकार आज विरोध में खड़ा होना पड़ेगा जिस प्रकार हम निर्भया हत्याकांड में आ गए थे, अफजल के समय में आ गए थे। आप प्लांटेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। प्लांटेशन करना है, पर उससे ज़्यादा मेरे को पेड़ों को बचाना है। मेरे को जो सिटीज़ हैं, गांव हैं, इनको रहने योग्य बनाना है। कि मैं ज़्यादा तड़प के रहूं कि कम तड़प के रहूं, तो मेरे को वहाँ ग्रीनरी चाहिए। पानी बचाना मेरे को सब चीज़ों पे करना है। फसल मेरे को शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो फसल शिफ्ट करने का है। तो इस प्रकार की चीज़ें तभी पॉसिबल हैं हमारी जैसे प्रदेश में जनता को समझाने के लिए। व्यक्तिगत रूप से तो कोई व्यक्ति केवल अपनी खपत को कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यही एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा। यानी मैं गैर जरूरी सामान न खरीदूं, गैर जरूरी बिजली न जलाऊं, गैर जरूरी पानी न बर्बाद करूं, मैं अपने लिए पेड़ न काटूं। ये व्यक्ति अपने स्तर पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए सरकार का नाम लेके रोने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं और आप कर सकते हैं वो ये है, कम से कम कपड़े इस्तेमाल कीजिए। आप देखे होंगे मुझको, मैं केवल काले रंग का आमतौर पे पहन लेता हूँ। कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिए, बर्बादी मत कीजिए। गाड़ी पेट्रोल कम से कम चलाइए, साइकिल चलाइए, पैदल चलिए। मैं नितिन भाई के घर के बगल से साइकिल लेके निकल जाता हूँ रोज़ घूमने के लिए। हालांकि उसमें काम नहीं होता है कुछ, मैं काम के लिए साइकिल नहीं चलाता हूँ, अपने फिटनेस के लिए चलाता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर जो बातचीत है वो ये है कि व्यक्ति तो किफ़ायत करके, तरह तरह की किफ़ायत करके ही जलवायु परिवर्तन को धीमा कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और
इसके लिए हमको और लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले खुद को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यानी ये एक चना जो है ये जलवायु परिवर्तन का भाड़ फोड़ सकता है अगर हर चना ये तय करे कि हाँ मैं तो मेरे लिए करूँगा ऐसा। एक चीज़ मैं और बोलते थे, हाँ, हमारा स्टेट रिच, मतलब जो भी है डिफरेंस वगैरह, हाँ, धन का प्रदर्शन बहुत बड़ा कारण बहुत बड़ा है। धन का प्रदर्शन। मैं सड़कों को देखता हूँ, गाड़ियाँ फंस जाती है शादी के जुलूस के पीछे, आधा घंटे तक एसी और इंजन दोनों चलते रहता है। बहुत हिंसक प्रदर्शन है, बहुत हिंसक। जी हाँ, नहीं वो तो बाकी आप कभी धार्मिक और जाति के आयोजनों में ये मुद्दा उठाते हैं क्या कि नहीं, धन का मैं तो सब प्रदर्शन? आपको ईमानदारी से बताया हूँ कि मैं धीरे धीरे अथिष्ट हो गया हूँ, तो मैं इस पे नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप जिस मैं जाति धर्म समाज के मेरे हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं उन लोगों के सबके बीच में ये मुद्दा मैं उठाता हूँ, और वो मैं देख रहा हूँ ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि मेरी पोस्ट और ये जो भी है, मैं लेख भी लिख देता हूँ उसके ऊपर से। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, ये डंडा लेके तो पेड़ कटने के लिए रोकने नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ बैठ के जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, लोगों को लिख के भेजिए। रोज़ सवेरे से किसी एक धर्म का नाम लेके भजन उजन भेजना या अजान या प्रेयर उसको भेजना बंद कीजिए। थोड़ा मेहनत कीजिए अच्छे काम के लिए। तो नितिन भाई, आपका बहुत धन्यवाद। ये एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़ सकते हैं, हाँ, आप कर तभी पाएंगे जब आप क्लाइमेट क्राइसिस को समझेंगे। हाँ, मैं इस किताब का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पढ़ सकते हैं हाँ, वो इसको जरूर पढ़ें। द हीट विल किल यू फर्स्ट, लाइफ एंड डेथ ऑफ सोर्स्ड प्लेनेट, जेफ गुडेल। इसको जो पढ़ सकते हैं जरूर समझें। आप पब्लिशर तो नहीं हो? मैं सब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ उसके, ये तो कहीं विदेशी है। अच्छा, नहीं फिर भी नहीं, और प्रिंटर भी शायद, पब्लिशर भी विदेशी मैं ही है। आपको दूसरी बात और बताता हूँ। इसको हम काफ़ी देर तक यहाँ पकड़ रहे हैं, आप नाम को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप एक काम कीजिए, आप किसी भी AI पर जाइए, जो भी आपको पसंद हो, उस पर ये नाम लिखिए और कहिए कि इस किताब में क्या लिखा है, मुझको 5000 शब्दों में बताएं। तो AI आपकी भाषा में इस किताब की बातों को 5000 शब्दों में बता देगा। उसके बाद आपको लगता है कि ये किताब खरीद के पढ़ने लायक है, तो आप जरूर इसको पढ़िए। ठीक है नहीं बिल्कुल नितिन भाई? बिल्कुल बिल्कुल साहब। हम जब तक के समस्या नहीं जानेंगे उसका निदान करने के लिए ना तो सोच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हम अगली बार फिर बैठेंगे नितिन भाई के साथ। आज एक दिन के लिए डरावना इतना काफ़ी हो गया है। रामसे ब्रदर्स की फिल्म 6 घंटे चल गई है। आप इससे भी अगर नहीं डरे होंगे तो रात भर इसके बारे में सोचेंगे तो सवेरे तक डर जाएंगे आप। हकीकत डरावनी है, मैं बताऊं आपको। मैं तो आपको हंसते हुए दिख रहा हूं, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। फिर मिलेंगे हम, नितिन भाई के साथ बैठेंगे, पर्यावरण को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके कुछ और जानकारियां सामने आएगी। ध्यान रखिएगा, अपनी खुद की किफ़ायत से बड़ा कुछ नहीं होता। एक गांधी ने करके दिखा दिया था, कम से कम खपत में कैसे जिया जा सकता है, गांधी ने करके दिखा दिया था उसको। चलिए, आपको लगता है कि हमने कोई काम की बात की है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया आजकल का ये लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा। लोगों का जिम्मेदार बनना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को दिखाइएगा, क्योंकि पर्यावरण सभी पढ़ाई में एक विषय भी बनते जा रहा है। और कोई आज अलग से मैं हेलमेट और तंबाकू की कोई नसीहत इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी बातचीत ही एक किस्म से नसीहत है। तो अपनी खपत को कम कीजिए, मुद्दों को उठाइए, सोशल मीडिया पर या जहाँ जहाँ लिख सकते हैं उठाइए पर्यावरण के मुद्दों को। सरकार के नुमाइंदे आएँ तो उनसे सवाल कीजिए, पानी को बचाइए, पेड़ों को बचाइए। फिर मिलेंगे।